गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था अवमंदन बल एवं अवमंदन बल के प्रभाव में कण की गति। इसका पहला वीडियो हम आपको अपलोड कर चुके हैं। आज हम आगे का पार्ट करेंगे। मैं फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि डैम्प्ड ऑसिलेटर किसे कहते हैं। ऐसा ऑसिलेटर जो डैम्पिंग फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स कह सकते हैं के प्रभाव में गति करता है, ऐसे ऑसिलेटर को हम डैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेटर के अंदर क्या होता है, इस डैम्पिंग फोर्स के कारण उसकी एनर्जी यानी या वेग कह सकते हैं समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है और अंत में वह रुक जाता है। और डैम्प्ड ऑसिलेटर पर दो प्रकार के बल काम करते हैं, प्रत्यानयन बल यानी रेस्टोरिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स बराबर हो गया F इक्वल टू माइनस के एक्स और डैम्पिंग फोर्स है आपका F इक्वल टू माइनस लैम्डा बी या माइनस लैम्डा डी एक्स बाई डी टी। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई थी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू आर डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। उसके बाद हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था एक सॉल्यूशन मानते हुए x इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा टी, हमने सॉल्यूशन माना था है। और उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया था कि x बराबर होता है a ई की पावर माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी प्लस b ई की पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर टी, जहाँ a और b क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। देन उसके बाद हमने आपको बताया था कि हमें तीन तरह के इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ने हैं। पहला था आपका आर लेस देन ओमेगा जीरो यानी न्यून अवमंदन स्थिति या अंडर डैम्प्ड केस कहते हैं इसको, या लो डैम्पिंग भी कहते हैं। दूसरा है आपका आर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा जीरो यानी क्रिटिकली डैम्प्ड केस। और थर्ड है आपका आर इज़ ग्रेटर देन ओमेगा जीरो, आर ओमेगा जीरो से बड़ा है, ये ओवर डैम्प्ड केस कहलाता है या अति अवमंदन की स्थिति कहलाती है। आज हम इन तीनों स्थितियों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला केस है आपका आर इज़ लेस देन ओमेगा जीरो यानी न्यून अवमंदन स्थिति या जिसे हम अंडर डैम्प्ड केस कहते हैं। तो यदि दोलक पर कार्य करने वाला अवमंदन बल यानी डैम्पिंग फोर्स F का मान इतना कम हो, यानी उसकी वैल्यू क्या हो, इतना कम हो कि R लेस देन ओमेगा जीरो हो। अब R लेस देन ओमेगा जीरो है तो क्या होगा आपके पास, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर में वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। हमें क्या चाहिए होती है, वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमने -1 कॉमन लिया है। -1 कॉमन लेने का मतलब अंडर रूट -1 आपके पास कॉमन आ गया और अंडर रूट के अंदर अब आपके पास क्या आ गया, ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अंडर रूट -1 बराबर क्या हो गया, आयोटा आ गया आपके पास। और अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हमने एक नया कॉन्स्टेंट दे दिया है ओमेगा। ठीक है, ओमेगा जीरो तो क्या है, आपकी फ्री फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा आ गई आपकी वो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की जो कि डैम्प्ड ऑसिलेटर की है। सो ओमेगा यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ गई है, और ओमेगा की वैल्यू क्या है आपके पास, पॉजिटिव राशि है। सो x बराबर हो गया ई की पावर माइनस आर टी। ई की पावर माइनस आर टी हमने कॉमन ले लिया, इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। x बराबर क्या था आपके पास, x बराबर था a ई की पावर माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी। तो हमने इसको दो भागों में तोड़ लिया है, ई की पावर माइनस आर टी इंटू ई की पावर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी, दो पार्ट्स में टूट गया है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ई की पावर माइनस आर टी को हमने कॉमन ले लिया है। सो सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, इक्वेशन बन गई आपके पास x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी इंटू ए ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अब यहाँ से हमने क्या करा है, ई की पावर आई ओमेगा टी को हमने खोल दिया है, और खोलने के बाद क्या आ गया आपके पास, ई की पावर आई ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी को लिख सकते हैं हम बी कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी। तो ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और आपके पास आ जाएगा
x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी इंटू ए कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी प्लस बी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को कॉमन लेकर उनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x बराबर हो गया ई की पावर माइनस आर टी ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी, यानी कॉस ओमेगा टी को एक साथ लिख लिया हमने, तो इसमें से ए कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लिया, क्योंकि पहला हमारे पास क्या आ गया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो इसमें से कॉस ओमेगा टी को कॉमन लिया, आपके पास आ गया ए प्लस बी इंटू कॉस ओमेगा टी। इसी प्रकार से ए आई साइन ओमेगा टी माइनस बी आई साइन ओमेगा टी में से हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी और आई को कॉमन लिया है, तो आपके पास बन गया आई इंटू ए माइनस बी साइन ओमेगा टी। तो अल्टीमेटली आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, आपके पास इक्वेशन आ गई x बराबर हो गया ई की पावर माइनस आर टी इंटू ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस आई ए माइनस बी साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a प्लस बी को हमने मान लिया एक्स ज़ीरो साइन फाई और आई ए माइनस बी को माना एक्स ज़ीरो कॉस फाई। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ गई ई एक्स बराबर ई की पावर माइनस आर टी एक्स ज़ीरो साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स ज़ीरो कॉस फाई साइन ओमेगा टी। एक्स ज़ीरो को हमने कॉमन ले लिया, एक्स ज़ीरो कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स बराबर हो गया एक्स ज़ीरो ई की पावर माइनस आर टी और अंदर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से हमने इसको खोल लिया, साइन ए प्लस बी से। सो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन बन गई, एक्स बराबर हो गया एक्स ज़ीरो ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन कि न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक किस प्रकार से गति करता है। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, x बराबर आ रहा है एक्स ज़ीरो ई की पावर माइनस आर टी, यानी ये पार्ट जो है आपका एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, यानी आयाम का भाग है। और आयाम का भाग हमको ये बता रहा है कि आयाम एक्स ज़ीरो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में होता है। यहाँ पर इसके पास एक टर्म और आ चुकी है और वो है ई की पावर माइनस आर टी, यानी अर्थात इसका आयाम एक्सपोनेंशियली डिके होता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपकी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ से पता चल रही है वो आ रही है कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है। हार्मोनिक ऑसिलेटर काम कर रहा है यानी साइन ओमेगा टी प्लस फाई में, यानी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अब आपकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, ओमेगा ज़ीरो नहीं है। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन होती है वो बराबर होती है एक्स बराबर एक्स ज़ीरो साइन ओमेगा ज़ीरो टी प्लस फाई। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन है आपकी वो आ रही है एक्स इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो चुकी है और वो ओमेगा किसके बराबर है, अंडर रूट ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अर्थात न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक सरल आवर्त गति तो करता है लेकिन उसका आयाम एक्सपोनेंशियली यानी चरघातांकी रूप से कम होता जाता है, जिसको इस ग्राफ में दिखाया गया है। सो टी बराबर हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा, टाइम पीरियड हो गया इसका, एंड दिस टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो जितना आर और ओमेगा ज़ीरो में अंतर होगा, ठीक है, जितनी डैम्पिंग यानी डैम्पिंग फैक्टर आर आपका ज़्यादा होगा उतना ही टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे की चीज़ आपकी कम हो जाएगी, आर की वैल्यू आपकी यदि बढ़ जाती है तो नीचे की चीज़ आपकी कम हो जाएगी, नीचे की चीज़ कम हो गई इसका मतलब टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा, अर्थात जो ऑसिलेटर है वो सुस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा और 2 पाई अपॉन अंडर रूट ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नाउ हियर टी इज इक्वल टू, इफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, या जैसे हम टॉ कह सकते हैं, तो ए बराबर जो उसका एम्पलीट्यूड है, आयाम बराबर है, वो बन जाता है एक्स ज़ीरो ई की पावर माइनस आर इंटू 1 अपॉन आर। आर से आर आपका कैंसिल हो गया और आपके पास ए की वैल्यू आ जाती है, द वैल्यू ऑफ ए कम्स आउट टू बी, द वैल्यू ऑफ ए कम्स आउट टू बी एक्स ज़ीरो अपॉन ई विच इज इक्वल टू माइनस इज 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है 0.368,
सो ए बराबर हो गया 0.368x0। ये बन गया आपका आयाम, अर्थात जितने समय में अवमंदित दोलक का आयाम अपने प्रारंभिक मान का यानी इनिशियल वैल्यू का 36.8% रह जाता है, उसे हम एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम यानी आयाम का विश्रांति काल कहते हैं। सो इस पर भी बहुत बार एग्ज़ाम में सवाल आ चुका है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर या डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो विश्रांति काल है वो क्या होता है। ठीक है, तो विश्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। सो रिलैक्सेशन टाइम क्या कहलाएगा आपका? रिलैक्सेशन टाइम वो समय है जब आयाम अपने आयाम का 36.8% रह जाता है, यानी क्या कह सकते हैं? द टाइम इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर becomes equal to 36.8% of its initial value is called amplitude relaxation time। फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको, क्या कहलाता है विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम? द टाइम इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर becomes equal to 36.8% of its initial value is called amplitude relaxation time। यानी जितने समय में अवमंदित दोलक का आयाम अपने प्रारंभिक मान का 36.8% रह जाता है, आयाम का विश्रांति काल कहलाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड केस। पहला केस हो गया आपका लो डैम्पिंग केस यानी न्यून अवमंदन केस। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, अभी आप इसको तैयार कर लीजिए। जो थर्ड वीडियो मैं बनाऊंगी उस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे आपका हाई डैम्पिंग केस और क्रिटिकली डैम्प्ड केस को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।